हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिन की शुरुआत करेंगे 4 मार्च 2024 के करंट अफेयर के साथ। करंट अफेयर की पीडीएफ स्टैटिक जीके के साथ आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम का ऑफिशियल लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर दिया हुआ है, तो आप वहां से इसे ज्वाइन कर सकते हैं। शुरू करेंगे आज का वीडियो। पहले बात कर लेते हैं कल के क्वेश्चन की। कल मैंने आपसे काफी सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछा था। मेरा सवाल आपसे ये था कि इनमें से ये कौन सी जगह है जिसका प्राचीन कालीन नाम है लुम्बिनी। पहले इसे लुम्बिनी के नाम से जाना जाता था। तो इसका सही आंसर है नेपाल। आज की डेट में जिस जमीन पर नेपाल देश बसा हुआ है, प्राचीन काल में इसी को लुम्बिनी के नाम से जाना जाता था। और लुम्बिनी इस वजह से बहुत ज्यादा फेमस है कि यहाँ पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। बाय द वे, क्या आप बता सकते हो गौतम बुद्धा का देहांत कहाँ पर हुआ था? इनका देहांत हुआ था कुशीनगर पे। कहाँ पर? कुशीनगर में। ये दोनों क्वेश्चन बार बार आपसे हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं और पहले भी पूछे जा चुके हैं कई बार। बाय द वे, बाकी की जो 3 जगह हैं इनके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि केरल का पुराना नाम क्या है? इसको त्रावणकोर के नाम से जाना जाता था। क्या बोलते थे? त्रावणकोर। कश्मीर का पुराना नाम क्या है? इसको प्राचीन काल में कुंडल वन के नाम से जाना जाता था। और पेशावर का पुराना नाम है पुरुषपुर। क्या नाम है? पुरुषपुर। पहले ये भारत हुआ करता था, लेकिन भारत के विभाजन के बाद आज की डेट में जो पेशावर है ये पाकिस्तान का हिस्सा है। अब शुरू करेंगे आज के करंट अफेयर। अभी हाल ही में ये कौन सा संस्थान है जिसके साथ डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ने मिलकर एक वर्कशॉप लॉन्च करी थी लॉजिस्टिक एफिशिएंसी इन्हेंसमेंट को लेकर? तो इसको लॉन्च किया गया वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर। अब सवाल उठता है कि ये वर्कशॉप किसके बारे में है। देखिए, इसका मतलब ये है कि भारत से जो भी सामान ट्रेड एंड कॉमर्स के थ्रू दुनिया में कहीं पर भी किसी भी देश में भेजा जाता है या फिर वहां से आता है, तो उसकी जो गति है उसको और इन्हेंस किया जाएगा और साथ में एफिशिएंसी के साथ उसमें आगे बढ़ा जाएगा। मतलब कहने का, व्यापार को और ज्यादा पारदर्शी किया जाएगा। इवन इतना ही नहीं, भारत के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए वर्ल्ड बैंक भी आगे आएगा। वर्ल्ड बैंक के द्वारा कई सारी फंडिंग भी लॉन्च करी जाएंगी। इस टाइम पर वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट कौन है? ये हैं भारतीय मूल के अजय बंगा। कौन है? अजय बंगा। और वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी। यूएनआईडीओ, जिसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर है ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना। क्या बोलते हैं इसे? वियना। बाकी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है जिनेवा। और आईएमएफ का हेडक्वार्टर भी वॉशिंगटन डीसी है। ये कौन सा शहर है जहां पर भारत के द्वारा समुद्र लक्ष्मण नाम का एक समुद्री अभ्यास लॉन्च किया गया है? तो इसको इंडियन नेवी के द्वारा विशाखापत्तनम में लॉन्च किया गया। अब यहाँ पर एक चीज आपको और ध्यान रखनी है कि भारतीय नेवी ने ये एक्सरसाइज कौन से देश की नेवी के साथ कंडक्ट करी है? तो इसको हमने मलेशियन नेवी के साथ कंडक्ट करी है। किसके साथ? मलेशिया की नेवी के साथ। और इसमें मलेशिया का जो नेवल शिप है इसका नाम है केडी लैकिर। क्या नाम है? केडी लैकिर। इसने हिस्सा लिया। और भारत की तरफ से जो आईएनएस ने हिस्सा लिया है, ये कौन सा है? ये है आईएनएस कीलतन। क्या नाम है? आईएनएस कीलतन। तो विशाखापत्तनम में ये जो अभ्यास है, ये इसका तीसरा संस्करण है जो कि अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है। इससे पहले 2 बार समुद्र लक्ष्मण नाम की एक्सरसाइज हो चुकी है। मलेशिया की अगर बात करें तो इसकी कैपिटल है कुआलालंपुर। और इस टाइम पे यहाँ पे प्रधानमंत्री हैं अनवर इब्राहिम। क्या नाम है इनका? अनवर इब्राहिम। भारतीय नौसेना की स्थापना 1950 में करी गई थी और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। और भारतीय नौसेना के एडमिरल हैं आर हरि कुमार। कौन है? आर हरि कुमार। और नौसेना दिवस कब मनाते हैं? ये हम लोग 4 दिसंबर को हर वर्ष मनाते हैं। पेप्सिको को तो आप लोग जानते ही हैं, पूरा वर्ल्ड जानता है इस पेप्सी ब्रांड को। और ये एक अमेरिकन कंपनी है। तो इन्होंने पूरे वर्ल्ड लेवल पर अपना एक नया लोगो लॉन्च किया। कौन से देश से? तो पेप्सिको ने इसके लिए चुना भारत को। और भारत में कहाँ से? भारत में मुंबई में जो गेटवे ऑफ इंडिया है उसके ऊपर डिजिटली इन्होंने पेप्सी का पूरा एक शो लॉन्च किया। और इसमें इन्होंने अपने लोगो में 2 नए कलर दिए। एक तो ब्लैक कलर दिया और दूसरा इलेक्ट्रिक ब्लू कलर दिया है। ऐसा पहली बार हो रहा है जब पेप्सिको ने पेप्सी के अंदर लोगो में कोई भी बदलाव किया हो। बाय द वे, पेप्सिको की स्थापना करी गई थी 1898 में। अब आप समझ लीजिए कितनी पुरानी कंपनी है। और इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क। और इसके सीईओ हैं इस टाइम पे रेमोन लगुआर्ता। क्या नाम है? रेमोन लगुआर्ता। और यूएई की कैपिटल है अबू धाबी।
अमेरिका की कैपिटल है वॉशिंगटन, ब्रिटेन की कैपिटल है लंदन और भारत की आपको पता ही है। अभी हाल ही में भारत सरकार के द्वारा भारत के अंदर सेमीकंडक्टर्स यूनिट की स्थापना के लिए कितने नए प्रपोजल्स को मंजूरी दी गई है, मतलब कितने नए प्रस्तावों को मंजूरी दी है भारत सरकार ने। तो टोटल 3 नए प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। पहले बात कर लेते हैं सेमीकंडक्टर के बारे में। देखिए, सेमीकंडक्टर आपको नहीं पता तो समझिए क्या है। कोई भी छोटी से लेकर बड़ी से बड़ी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, वहां पर सेमीकंडक्टर का यूज किया ही जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप इलेक्ट्रॉनिक वॉच यूज कर रहे हैं, घड़ी, उस पे भी सेमीकंडक्टर चिप लगी हुई है। इसके अलावा आप लैपटॉप यूज कर रहे हैं, आप अपना मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं, या आप इलेक्ट्रिक स्कूटी यूज कर रहे हैं, या फिर आप इलेक्ट्रॉनिक कार यूज कर रहे हैं, आप कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक यूज कर रहे हैं, हर एक में सेमीकंडक्टर डिवाइस यूज करी जाती है। अब एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि दुनिया में उंगली में गिने चुने ऐसे देश हैं जो कि सेमीकंडक्टर बना पाते हैं। भारत अभी तक उनमें से एक नहीं है, लेकिन मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत सेमीकंडक्टर्स यूनिट की स्थापना अब भारत में करी जाएगी। पहले फेज में 3 यूनिट लॉन्च करी गई हैं सरकार के द्वारा। अब समझिए, इसमें टाटा को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है 2 यूनिट के लिए। टाटा एक यूनिट की स्थापना आसाम के अंदर करेगा, ठीक है, जहां पर सेमीकंडक्टर यूनिट्स बनाई जाएंगी, और दूसरी यूनिट की स्थापना गुजरात के अंदर करेगा टाटा। और जो बाकी बची एक यूनिट का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, इस कंपनी का नाम क्या है? इसको बोलते हैं सीजी पावर। क्या बोलते हैं? सीजी पावर। तो ये भी गुजरात के अंदर एक नई यूनिट खोलेंगे। तो टोटल ये 3 प्रस्तावों को मंजूरी इसीलिए दी गई है कि 2 यूनिट इसकी गुजरात में खोली जाएंगी और तीसरी आसाम के अंदर खोली जाएगी। तो अब आने वाले समय में भारत सरकार ये टारगेट लेकर चल रही है कि अगले 100 दिन के अंदर ये दोनों कंपनीज इन तीनों यूनिट्स के अंदर अपना काम शुरू कर देंगी। इसके लिए जो टोटल कॉस्ट रखी गई है, ये 1,26,000 करोड़ की कॉस्ट रखी गई है। मतलब आप बोल सकते हो 1,26,000 करोड़ की मदद से इन तीनों इकाइयों की शुरुआत करी जाएगी। इतना ही नहीं, इसका जो आउटपुट होगा रोजगार के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसके अंतर्गत 26,000 लोग ऐसे होंगे जिनको डायरेक्टली जॉब मिलेगी, और इनडायरेक्ट जॉब करीब 1 लाख लोगों को मिलेगी। ये कौन सा राज्य है जो कि देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिन्होंने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड लॉन्च कर दिए हैं? तो ये है उत्तर प्रदेश सरकार। उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन इस टाइम पर पूरे भारत में सबसे ज्यादा है। करीब 25 करोड़ की आबादी उत्तर प्रदेश में निवास करती है पूरे भारत की। तो उत्तर प्रदेश सरकार पहली ऐसी राज्य बन गई है जिनके द्वारा 5 करोड़ लोगों को आयुष्मान कार्ड प्रोवाइड किए जा चुके हैं। आयुष्मान योजना का मतलब यह है कि इस योजना के अंदर जो भी गरीबी रेखा से नीचे के फैमिली हैं, उनको आयुष्मान कार्ड जारी किया जाता है। इस कार्ड के अंदर हर साल के लिए 5 लाख का इंश्योरेंस कवर दिया जाता है। मतलब परिवार के अंदर अगर कोई भी बीमार होता है तो 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज वो करा सकते हैं। इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश के अंदर 3,716 अस्पतालों को लिस्ट किया गया है। मतलब लिस्टिंग का मतलब यह है कि 3,716 ऐसे हॉस्पिटल हैं जहां पर आपका इलाज मुफ्त में किया जा सकता है। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि टोटल 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड अभी तक उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉन्च किए हैं, जिनमें से अभी तक कितने लोग इसका फायदा उठा चुके हैं। तो टोटल ये मान लीजिए कि 35 लाख लोग अभी तक क्लेम कर चुके हैं, जिसमें से 33 लाख लोगों को जो क्लेम है उनका सेटलमेंट भी हो चुका है। तो 2 लाख लोगों का, क्योंकि जो क्लेम होता है, जैसे कि जब आप इलाज कराते हो तो उसको सेटल होने में करीब 10 से 15 दिन का समय लगता है, क्योंकि प्रॉपर सर्वे होता है, सरकार की तरफ से अधिकारी आते हैं हॉस्पिटल में, पेशेंट को देखते हैं कि हाँ भाई कोई बीमार हुआ भी है कि नहीं, डॉक्टर से बात करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन होता है, और तब जाकर हॉस्पिटल को पैसा रिलीज किया जाता है। एक महोत्सव है जिसको बोलते हैं चपचर कुट। ये कौन से राज्य में मनाया जाता है? तो अभी हाल ही में चपचर कुट मनाया गया है मिजोरम में। अब चपचर कुट इसलिए मनाया जाता है, ये एक तरीके से आप ये समझ लीजिए कि मिजोरम के अंदर जो झूम की फसल होती है, ये सबसे मुश्किल फसल मानी जाती है। तो ये जो फसल है ये हर साल फरवरी में कट जाती है। तो मार्च के पहले फ्राइडे को ये त्योहार मनाया जाता है। एक तरीके से पोस्ट हार्वेस्ट फेस्टिवल है जो कि मिजोरम में चपचर कुट के नाम से मनाया जाता है। वहाँ की जो मीजो जनजाति है वो बड़े जोर शोर से, बड़े धूमधाम से, कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे कि वहाँ के फोक डांस वगैरह परफॉर्म करते हुए इसे मनाते हैं। एक तरीके से वो भगवान को धन्यवाद कह रहे होते हैं कि उनकी जो फसल है वो इस बार अच्छी रही, और इसी तरीके से भगवान हम पर अपनी कृपा बनाए रखें।
तो मिजोरम ध्यान रखिएगा, यह आपका स्टैटिक जीके का भी क्वेश्चन बनता है। बाकी मिजोरम में इस टाइम पे मुख्यमंत्री कौन है? ये हैं लाल दुहोमा। कौन है? लाल दुहोमा। और यहाँ पे गवर्नर कौन है? ये हैं हरिबाबू खम्बमपति। क्या नाम है? हरिबाबू खम्बमपति। हाल ही में ये कौन से यूनियन मिनिस्टर हैं जिनके द्वारा नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है अमित शाह के द्वारा। अमित शाह इस टाइम पर होम अफेयर्स मंत्रालय संभाल रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना करी क्यों गई है? देखिए, भारत में जितनी भी सहकारी समितियां हैं, ठीक है, सहकारी समितियां जैसे कि आप मान लीजिए कोऑपरेटिव बैंक्स वगैरह होते हैं ना, जो छोटे लोन देते हैं लोगों को। ओके, आपने कई बार सुना होगा मर्केंटाइल बैंक, ठीक है। तो ये जो मर्केंटाइल बैंक्स होते हैं ये सहकारी समितियां, एक तरीके से सहकारी बैंक है। तो इनको इसके अंतर्गत फंडिंग करी जाएगी कि वो लोगों को शॉर्ट टर्म के लिए लोन ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में प्रोवाइड कर सकें। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से NUCFDC जो है, इनको पूरे तरीके से अथॉरिटी दे दी गई है कि ये नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी के तहत काम करेंगे। और पूरे भारत में ऐसे लोग जो कि छोटे ऋण लेना चाहते हैं उद्योग करने के लिए या कृषि के लिए, उनको लोन प्रोवाइड करेंगे। ये कौन सा संस्थान है जिन्होंने भारत में पहली बार पूरे तरीके से भारत में निर्मित हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर की स्थापना करी हुई है? और इसकी स्थापना हजीरा में करी गई है। हजीरा पड़ता है गुजरात में। तो ये है L&T, लार्सन एंड टूब्रो ग्रुप। इनके द्वारा गुजरात के हजीरा में हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर प्लांट की स्थापना करी गई है। अब इसका मतलब क्या है? देखिए, इसका सीधा सा मतलब है कि इस प्लांट के अंदर हाइड्रोजन से बिजली का उत्पादन किया जाएगा। ये प्लांट इस टाइम पर 1 मेगावाट बिजली का उत्पादन कर रहा है और आने वाले समय पर एक्सपेंड करके इसे 2 मेगावाट उत्पादन तक भी पहुंचाया जाएगा। और L&T की अगर बात करें तो 1946 में इसकी स्थापना करी गई थी। L&T का हेडक्वार्टर है मुंबई और इसके CEO कौन है? ये हैं S.N. सुब्रमण्यम। क्या नाम है? S.N. सुब्रमण्यम। यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जो कि इस टाइम पर शिक्षा मंत्री हैं, इनके द्वारा एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। इस नए प्रोजेक्ट का नाम है ODI सर्फ। तो इसको कौन से राज्य से इन्होंने लॉन्च किया है? इसको उड़ीसा के संबलपुर से लॉन्च किया गया। कहाँ से? संबलपुर से। अब ODI सर्व का मतलब क्या है? देखिए, है क्या कि इसमें नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन भी हिस्सा ले रही है। इसका मेन उद्देश्य ये है कि ऐसे लोग या फिर ऐसे युवा जो कि इंश्योरेंस के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, उनको नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा ट्रेनिंग दी जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि वो आगे चल के फाइनेंस के क्षेत्र में, इंश्योरेंस के क्षेत्र में कार्य कर सकें। अब यहाँ पर सर्व पता है कहाँ से आया है? क्योंकि ये जो पैक्ट है ये नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और एक इंश्योरेंस कंपनी है जिसका नाम आपने सुना होगा, जिसको बोलते हैं बजाज फिनसर्व। इनके बीच में ये पैक्ट साइन हुआ है। तो फिनसर्व से ही ये सर्व आया हुआ है यहाँ पर। तो एक तरीके से आप बोल सकते हो नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन पैसा देंगे सरकार की तरफ से और बजाज फिनसर्व ट्रेनिंग देने का काम करेंगे इंश्योरेंस के क्षेत्र में। उड़ीसा में मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और गवर्नर है यहाँ पे रघुवर दास। गोवा में प्रमोद सावंत है मुख्यमंत्री। गुजरात में भूपेंद्र पटेल है मुख्यमंत्री। और राजस्थान में हाल ही में बीजेपी की सरकार आई है और नए मुख्यमंत्री बने हैं भजन लाल शर्मा। कौन है? भजन लाल शर्मा। हाल ही में रैलीज इंडिया के नए MD एंड CEO के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? तो ये हैं ज्ञानेंद्र शुक्ला। अब से रैलीज इंडिया के नए CEO ये होंगे। रैलीज इंडिया के बारे में आपको बता देता हूँ। पहली चीज तो ये टाटा ग्रुप की सब्सिडरी है। इस कंपनी की स्थापना 1948 में करी गई थी और ये कंपनी एग्रीकल्चर के क्षेत्र में काम करती है। बेसिकली जो टाटा केमिकल्स कंपनी है उसकी सब्सिडरी है ये। तो एक तरीके से एग्रीकल्चर के क्षेत्र में जो कीटनाशक वगैरह बनाए जाते हैं और भी कई सारी ऐसी दवाइयाँ जो कि प्लांट्स को बीमार होने से बचाती हैं, वो सारी ये बनाने का काम करती है ये कंपनी रैलीज इंडिया। तो ज्ञानेंद्र शुक्ला को रिच एक्सपीरियंस है। ये रैलीज इंडिया में पिछले 34 सालों से काम कर रहे हैं। तो अब जाकर इन्हें MD और CEO का पदभार दिया गया है। NHPC, इसका मतलब क्या है? NHPC जिसको बोलते हैं नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन, पूरे भारत भर में जितने भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट उन सब की निगरानी करना इस कंपनी का काम है। तो इसके नए चेयरपर्सन और MD के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? तो ये हैं राजेंद्र प्रसाद गोयल। अब से NHPC को यही संभालेंगे।
एनएचपीसी की स्थापना 1975 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है फरीदाबाद। क्या बोलते हैं? फरीदाबाद। ये हरियाणा में आता है और दिल्ली एनसीआर का भी हिस्सा है। हाल ही में आयोजित करी जा रही थी प्रो कबड्डी लीग सीजन 10 चैंपियनशिप। तो इसको कौन सी टीम ने जीत लिया है? इस बार इसको पुनेरी पल्टन ने जीता है और फाइनल में इन्होंने हरियाणा स्टीलर्स टीम को हराया है। मतलब पुनेरी पल्टन जो है ये पुणे की टीम है। तो इन्होंने फाइनल में इस बार हरियाणा को हराया और ये पहली बार है जब पुणे की टीम ने प्रो कबड्डी लीग का कोई चैंपियनशिप जीता है। पिछली बार जो पुणे की टीम थी ये फाइनल में हार गई थी। इस बार इन्होंने उसकी भरपाई कर ली है। और जो जो आखिरी जो मुकाबला रहा फाइनल, उसमें इन्होंने हरियाणा को 28-25 से हराया। मतलब काफ़ी क्लोज हो गया था ये मामला। और इस बार एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, इसमें जो बेस्ट रेडर ट्रॉफी दी गई है ये दबंग दिल्ली की जो टीम के प्लेयर हैं, इनका नाम है आशु मलिक, इनको दी गई है। और जो पुणे के जो कैप्टन है इनका नाम है असलम इनामदार। क्या नाम है? असलम इनामदार। इनको मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का टाइटल दिया गया है। तो मेरा आज का सवाल आपसे, आप में से कितने लोग बता सकते हैं कुछ टाइम पहले अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कौन से राज्य में किया गया था? हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। 2024 के किसी भी एग्जाम के लिए आप मेरा जीएस जीके का बैच ले सकते हैं एग्जाम इंजन एप्लीकेशन से। इस बैच में आप खुद ही देख लीजिए, मैंने कोई भी टॉपिक यहाँ पर नहीं छोड़ा है, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो कोई भी स्टेट का एग्जाम हो। आप सबके लिए इस बैच को अवेल कर सकते हैं। इस बैच का डायरेक्ट लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से भी इसे अवेल कर सकते हैं। अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो sscgsguru@gmail.com पर आप हमें अपने कॉन्टैक्ट नंबर के साथ मेल करिए, हमारी टीम आपको डिस्काउंट प्रोवाइड कर देगी। और इस बैच के अंदर वन लाइनर का क्रैश कोर्स भी मैंने कराया हुआ है, ताकि आपके पेपर में कुछ भी बच के ना जाने पाए। डेमो क्लासेस भी इसमें अवेलेबल है। आप बैच के लिंक पे क्लिक करेंगे तो अंदर आपको फोल्डर्स में जाके एक एक क्लास अनलॉक मिलेगी डेमो क्लासेस के बेसिस पर। तो आप वहां से पहले क्लास देखें। अगर आपको लगता है कि हाँ मेरा पढ़ाया आपको समझ आ रहा है बहुत अच्छे से, तो ही आप इस बैच को अवेल करें, अदरवाइज ना करें। अपार्ट फ्रॉम दिस, ऐसे स्टूडेंट्स जो कि पूछते रहते हैं सर ओनली हिस्ट्री ओनली पॉलिटी, तो आपके पास ऐसे ऑप्शंस भी हैं, आप इस तरीके से भी बैचेस को अवेल कर सकते हैं। आज की बात यहीं तक रहेगी। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय। आपका दिन मंगलमय हो।